नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए अच्छी खबर है। कोरोना के इलाज के लिए पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई है। दिल्ली में कोरोना के 4 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था। इनमें से 2 को अस्पताल से जल्द ही छुट्टी मिल सकती है। बाकी 2 मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है। फिलहाल ये अभी शुरुआती नतीजे हैं। हम ये ना समझे कि कोरोना का इलाज मिल गया, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि नतीजे बहुत उत्साहवर्धक है। और इससे पहले केरल में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा चुका है। इस पर अब अलग अलग राज्य काम करने का विचार कर रहे हैं। उधर ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। शुक्रवार को यहां कोरोना वायरस के टीके का इंसानों पर परीक्षण किया गया। वैक्सीन के प्रभाव को समझने के बाद वैज्ञानिक दूसरे चरण में अन्य वॉलंटियरों को टीका लगाएंगे। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया। इसके नतीजे उत्साहजनक रहे हैं। इनमें से 2 मरीजों को जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है और बाकी 2 मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की अनुमति केंद्र सरकार से मिली थी। केंद्र सरकार ने एलएनजेपी के गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी प्रक्रिया का इस्तेमाल करने के लिए कहा था और नतीजों की जानकारी मांगी थी। केजरीवाल ने कहा कि ये अभी शुरुआती नतीजे हैं। हम ये न समझे कि कोरोना का इलाज मिल गया है, लेकिन ये नतीजे बहुत उत्साहवर्धक हैं। उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2-3 दिन इसको लेकर ट्रायल जारी रहेगा। सफल होने पर पूरी दिल्ली के गंभीर कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए केंद्र से अनुमति मांगी जाएगी। दरअसल केरल के बाद दिल्ली में कोरोना के गंभीर रोगियों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना मरीजों से चिंतित राज्य सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों के इलाज का फैसला किया है। गुजरात सरकार भी इस ओर सोच रही है। साल 2003 और 2010 में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा चुका है। जब सार्स 1 और मार्स नाम के वायरस आए थे, तब इस थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। इस समय जब कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे समय में ये थेरेपी आशा की किरण बन सकती है। प्लाज्मा थेरेपी के दौरान जब किसी इंसान को कोरोना का संक्रमण होता है, तो उसका शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए खून में एंटीबॉडी बनाता है। यह एंटीबॉडी संक्रमण को खत्म करने में मदद करता है और ज्यादातर मामलों में जब पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाते हैं तो वायरस नष्ट हो जाता है। ऐसे में वो व्यक्ति जो वायरस को मात देकर स्वस्थ हो गया है, अगर ब्लड डोनेट करता है तो उसके खून में प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी को दूसरे मरीज में डाला जा सकता है और बीमार या संक्रमित शरीर में जाकर ये एंटीबॉडी फिर से अपना काम शुरू कर सकते हैं और मरीज को ठीक करने में मदद करते हैं। उधर ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। शुक्रवार को वहां कोरोना वायरस के टीके का इंसानों पर परीक्षण किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा है कि यह टीका प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कोरोना वायरस से लड़ने में शरीर की मदद करेगा। अब दोनों वॉलंटियर की सेहत पर 48 घंटे तक नजर रखी जाएगी। वैक्सीन के प्रभाव को समझने के बाद वैज्ञानिक दूसरे चरण में अन्य वॉलंटियरों को टीका लगाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि ये दवा कोरोना वायरस से लोगों को बचाने में कितना कारगर है। इससे पहले माना जा रहा था कि रेमडेसिविर नाम की दवा कोविड-19 के इलाज में कारगर साबित हो सकती है, लेकिन चीन के परीक्षण में ये दवा सफल नहीं हुई। फिलहाल अब प्लाज्मा थेरेपी और वैक्सीन के ट्रायल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नई उम्मीद जगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट।
कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए वाकई अच्छी खबर है। कोरोना के इलाज के लिए पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई है। दिल्ली में कोरोना के 4 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था। इनमें से 2 को अस्पताल से जल्द ही छुट्टी मिल सकती है। बाकी 2 मरीजों की सेहत में भी सुधार हो रहा है। फिलहाल ये अभी शुरुआती नतीजे हैं और ये तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि कोरोना को इलाज मिल गया है, लेकिन हाँ, इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही है कि इसकी जो ठोस वैक्सीन है वो तैयार की जा सके या फिर इसका टीका तैयार किया जा सके ताकि कोरोना से लोगों को निजात मिल सके, क्योंकि लगातार कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है और कोरोना से निपटना और उसको नियंत्रण में करना बेहद एक सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इस पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर यश गुलाटी है जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है अपोलो हॉस्पिटल में। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर यश। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट है यशोदा हॉस्पिटल में। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अंकित। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर यश गुलाटी से है। डॉक्टर यश, किस तरह से इसे देखते हैं और वाकई क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी, जरा हमारे दर्शकों को तफसील से बताएं। शरीर है वो उससे फाइट करता है। कोई बैक्टीरिया कोई वायरस जो शरीर में गया, वह शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है। जैसे एक गलत चीज हमारे अंदर शरीर एक बुलेट है मारती है, ठीक है, तो ये तब मारती है जब हमारा शरीर उसको पहचान कौन। अब जो ये नॉवल वायरस है तो हमारे शरीर सिस्टम में पहचानता नहीं ये है क्या, वो समझता उसके विरुद्ध बोल। तो अब क्या है, इसको पहचान में है तो जो लोग यानी कि उनकी बॉडी ने हम इम्यूनिटी डेवलप कर तो उनके ब्लड के अंदर तो गोलियां। डॉक्टर यश, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन अभी रुक करते हैं अंकित का। डॉक्टर अंकित, आपसे मैं जानना चाहूंगी, दरअसल ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है, तफसील से बताएं। जो प्लाज्मा हम निकालते हैं ब्लड का एक हिस्सा होता है। तो ये बेसिकली ये देखा गया है जो भी किसी वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद में शरीर में कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं जी, जिनको आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज कहते हैं। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी का एक हिस्सा होती है जिसको एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जब ये इम्यूनिटी मान ली कि कोई व्यक्ति जो है इसका संक्रमण कोविड से हुआ था और वो ठीक हो गया है, उसके ठीक होने का मतलब है कि इसके शरीर में जो है एक मात्रा में एक एंटीबॉडीज बन गई होंगी जिसने उस वायरस को लड़के उससे वायरस को हरा दिया है और उसके अंदर में वो जो एंटीबॉडीज हैं काफी मात्रा में हैं, अवेलेबल हैं। अब जो हम ये प्लाज्मा थेरेपी क्या कहते हैं, उस जो ठीक हुए कोविड-19 से जो व्यक्ति ठीक हो गया है उसका जो रक्त लेके उसका जो हम फुल ब्लड लेके उसमें से हम एफरेसिस करके प्लाज्मा निकालते हैं जिसके अंदर में ये आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज मौजूद रहती है। और इस आईजीएम एंटीबॉडीज, इस प्लाज्मा को हम जो अभी नया संक्रमित व्यक्ति है जो कोविड-19 से है उसको हम ये प्लाज्मा चढ़ाते हैं ताकि उसके शरीर में जो आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज जो कोविड के खिलाफ थी वो भी उसके खिलाफ उसके अंदर में आ जाए और वो उसके साथ कोविड-19 में लड़ने के लिए सहायक होती है। तो ये बहुत ही अर्ली 4 पेशेंट्स में जो दिल्ली में रिजल्ट अभी आए हैं और ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में चल रहा है, देश पूरे वर्ल्ड में कई जगह पे, चाइना में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, इटली में हुआ है, यूके में चल रही है, आपका यूएस में चल रहा है। हर जगह पे अभी जो मात्राएं हैं जो पेशेंट्स के ठीक होने की वो बहुत कम है। सबसे बड़ी जो हमारी इसमें प्रॉब्लम है कि जो कोरोना वायरस से ठीक हुए पेशेंट्स हैं उन्हीं से ये लिया जा सकता है जिसके अंदर में एक पर्टिकुलर अमाउंट में एंटीबॉडीज मौजूद थी, तभी वो लिया जा सकता है। सारे पेशेंट से ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट जो ठीक हो गए हैं उन सारों के अंदर में एक पर्टिकुलर मात्रा में एंटीबॉडीज होनी चाहिए। वो एंटीबॉडी का टाइटर देख के फिर तब हम उस पेशेंट को प्लाज्मा लेते हैं उनसे। तो इसलिए कुछ अभी हिंड्रेंस हैं अभी, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक थेरेपी जो है सामने उभर के आ रही है, बहुत जल्दी है, लेकिन हमें होप बना के रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर यश का रुख करते हैं। डॉक्टर यश, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है?
ठीक है। डॉक्टर अंकित, आपसे ही मेरा यही जानना है, क्योंकि आपने कहा कि जो प्लाज्मा है वो लिया जाता है और जिस तरह से कोशिश ये की जाती है कि जो मरीज ठीक हो चुका है उसकी जो एंटीबॉडीज है या उसका जो प्लाज्मा है वो दूसरे मरीज के काम आ सके, उसकी कितनी मात्रा होती है? ये जो प्लाज्मा लिया जाता है इसकी कितनी मात्रा होती है, कितनी मात्रा में ये लिया जाता है? देखिए, ये जो हम ब्लड लेते हैं किसी भी पेशेंट से, अगर हम ब्लड ले रहे हैं, जो हम नॉर्मल ब्लड डोनेशन का होता है कि एक दिन में हम कितना ले सकते हैं, 400 ml के करीब में हमने अगर ब्लड लिया, उससे एक यूनिट जो ब्लड का मात्रा होती है अगर हमने ली है, तो उसमें से हम प्लाज्मा में से एंटीबॉडीज निकालते हैं और वो जो उसमें ब्लड में से हम प्लाज्मा निकालते हैं और वो चेक करते हैं। बेसिकली इसमें जो डाइल्यूशन होता है वो थोड़ी सी साइंटिफिक है, बट वो 1:1 10,000 के डाइल्यूशन पे एंटीबॉडीज देखा जाता है कि है कि नहीं है, और उस डाइल्यूशन में अगर एंटीबॉडीज रहती है तो हम उसमें कुछ और सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंस मिला के और तब हम पेशेंट्स को चढ़ाते हैं। और तो इसलिए जो डाइल्यूशन का रेशियो होता है 1:1000 10,000 के करीब में होती है। ठीक है, इसके क्या कुछ मानक होते हैं? जो लोग ठीक हो चुके हैं क्या कुछ मानक होते हैं, किस आधार पर ये लिया जाता है, ये भी हमें बताएं। देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज हैं, तो हम जो ठीक हुए हैं, कोई भी पेशेंट अगर ठीक हुआ है उसके ठीक होने के एटलीस्ट 8 से 10 दिन बाद ही हम इसको लेते हैं। अभी तक जहां तक भी लिया गया है उसमें अगर कोई व्यक्ति अगर ठीक हो गया है कोविड से, जहां पे देखा गया, उस व्यक्ति को चुनते हैं जहां पे 7 से 10 दिन उसको ठीक हुए हो चुके हैं। उसके बाद से हम उसका ब्लड जो आके लेते हैं और वो चेक करते हैं कि उसमें जो हमारे एंटीबॉडीज का जो मात्रा है वो कितनी मात्रा में प्रॉपर एक ml में जितना होना चाहिए उस डायल्यूशन में है कि नहीं है। अगर उस डायल्यूशन में अगर है तो फिर हम उसका ब्लड पूरा निकाल के और तब उसके अंदर में कुछ चीजें और ऐड करके हम फिर उनको चढ़ाते हैं। ठीक है। डॉक्टर यश गुलाटी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इसके मानक होते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे किस आधार पर ये प्लाज्मा लिया जाता है? क्या किसी जो व्यक्ति जैसे कोरोना से जो संक्रमित व्यक्ति है अगर वो ठीक हो गया है तो यही एक मात्र आधार होता है, या फिर ये भी होता है कि उसके अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो शुगर से ग्रसित ना हो या पिछली कोई लंबी बीमारी से ग्रसित ना हो, ऐसे ही स्वस्थ व्यक्ति का प्लाज्मा लिया जाए? ये तो लाजमी है कि उसको और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, जो ऐसा थोड़ा कर सकते हैं कि कोई और इन्फेक्शन किसी अंदर डाल दें, लेकिन जो मापदंड होते हैं उसका जांच किया जाता है, उसका IgG देखा जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, एक किट आती है उसको टेस्ट करते हैं। हमारे देश में जहां तक मुझे मालूम है हमारे पास जिसको हम क्वालिटेटिव किट्स बोलते हैं वो है, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर वो IgG एंटीबॉडीज हैं या नहीं है कोरोना के अगेंस्ट। हमारे यहाँ क्वांटिटेटिव किट्स नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है, अनलेस किसी जहाँ कोई स्टडी हो रही है वहां पे उनके पास हो तो मैं कह नहीं सकता। बहरहाल अगर ये हमारा IgG पॉजिटिव आता है कि इसके अंदर है तो उसको दिया जा सकता है। ये तो नेचुरल है कि बाकी कोई और बीमारी नहीं होनी चाहिए सीरियस। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो हम निकालते हैं 500 cc के करीब निकालते हैं तो प्लाज्मा निकालते हैं। ये बहुत भिन्न है बाकी ब्लड डोनेशन से कि जो बाकी जो ब्लड के कंपोनेंट है वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, बाकी चीजें वापस वही शरीर में चली जाती हैं। केवल प्लाज्मा यानी कि खून का जो पानी है केवल वही निकाला जाता है, प्लाज्मा, बाकी चीजें नहीं निकलती है। और क्योंकि ये सिर्फ प्लाज्मा निकल रहे हैं, ये हफ्ते में आप 2 बार भी दे सकते हैं, तो कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है देने के अंदर। तो ये सब टेस्ट किए जा सकते हैं और उसके बाद पेशेंट को पहले टेस्ट कर लिया जाता है कि वो नेगेटिव है, उसके बाद में ही ये दिया जाए। जी, चलिए, इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं कैलाश हॉस्पिटल में। बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधीर आपका। डॉक्टर सूर्यकांत पल्मोनरी डिपार्टमेंट में हैं KGMU में, लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल मेरा डॉक्टर सुधीर आपसे है, कितना कारगर इस थेरेपी को समझा जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर दिल्ली में भी एक उम्मीद जगी है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जब मरीज ठीक हो रहे हैं तो ये कारगर थेरेपी हो सकती है जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा मरीजों को ठीक कर सकते हैं। कितने कारगर इस वक्त ये समझी जा सकती है? प्लाज्मा थेरेपी अभी प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखा रही है। अभी तक जितना भी ट्रीटमेंट हुआ है से लेकर बड़े चीज से लेकर और सब कुछ में अभी तक, लेकिन जो अच्छा पुख्ता रिजल्ट आए हैं प्लाज्मा थेरेपी के भी आए हैं। अभी जैसे कि इसमें पता लगा है कि और सब देखा गया है कि जो 6 मरीज थे जो वेंटिलेटर पे थे, जो रीन आउट नहीं हो पा रहे थे,
उनमें जब ये थेरेपी दी गई तो उसके बाद काफी फर्क पड़ा है उनको, और वो वेंटिलेटर से उतर भी गए हैं। ऐसा सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ, कई जगह हुआ है। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके रिजल्ट अगर इसी तरह से प्रॉमिसिंग रहे तो जो सिक पेशेंट है, वेंटिलेटर पर हैं, जो किसी और तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी बॉडी इम्यूनिटी कम है, तो उनमें यह काफी कारगर होने की संभावना है। और इस उम्मीद की किरण से जागती है कि वो पेशेंट जो क्रिटिकली सिक हैं, जिनका हम कह सकते हैं कि कुछ बन नहीं सकता या कुछ बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं, तो उसमें प्लाज्मा थेरेपी से रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। बिल्कुल डॉक्टर सूर्यकांत, कारगर तो होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कितनी सुरक्षित इस थेरेपी को समझा जाए, कितनी सुरक्षित ये थेरेपी है, क्योंकि जो प्लाज्मा डोनेट कर रही हैं वो व्यक्ति अपने आप को कितना सुरक्षित समझे, और ये कितनी सुरक्षित थेरेपी है? जी देखिए नेहा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। किसी भी थेरेपी के दो मानक होते हैं। पहला तो ये कि वो सुरक्षित है कि नहीं, और दूसरी कितनी कारगर। मैं दोनों ही के बारे में आपको बताता हूँ। जी पहले तो ये जान लें आपके दर्शक कि जैसे आप रक्तदान करते हैं तो रक्तदान के बारे में भी कई लोगों को भ्रांतियां हैं कि कमजोरी आ जाती है, थकान आ जाती है और उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो प्लाज्मा है ये तो रक्त का एक पार्ट है, एक छोटा हिस्सा है। ब्लड में हमारे कई तरह की सेल्स होती हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, इनके बारे में आपने सबने सुना होगा। और उसी तरह एक प्रोडक्ट है उसका, पानी जैसा होता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। जी तो पहले तो ये जान लीजिए कि जो प्लाज्मा डोनर्स से निकाला जा रहा है, डोनर्स वो हैं, वो सर्वाइवर्स हैं जो कोरोना की जंग को जीत चुके हैं। तो जब आप कोरोना की लड़ाई को जीत चुके हैं तो अपना कुछ अंशदान कोरोना की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको दान कर दीजिए। ये बस निमित्त मात्र है। उनको ये मैं बिल्कुल संतुष्टि दिलाता हूं अपने सभी चिकित्सकों की ओर से कि ऐसे प्लाज्मा डोनर को कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह की कमजोरी नहीं आती है, किसी तरह की थकान नहीं आती है, कोई भी आपकी इम्यूनिटी पे असर नहीं पड़ता है। तो पहली एश्योर्ड गारंटी तो उनको देते हैं। और दूसरा, हमारी भारतीय परंपरा रही है दान करने की। हमारे देश में तो दधीची जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने हड्डियां दान कर दी। हमारे देश में कर्ण जैसे हुए हैं जिन्होंने अपना कवच और कुंडली दान कर दिया। जी जी जी। तो उसी दान की परंपरा को मेरा उन डोनर से निवेदन है कि वो आगे आएं। और दूसरी बात यह है कि ये जो रिसिपिएंट हैं उनको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उनको शायद मन में ये आशंका आ सकती है कि कोरोना के ऑलरेडी संक्रमित मरीज से मैंने ब्लड लिया तो कोरोना और तो नहीं बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये 1 हफ्ते तक तो एंटीबॉडी बनती ही नहीं है। तो जो भी इनका प्लाज्मा लिया जाएगा उन रोगियों से लिया जाएगा जो कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं और जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडी का सफिशिएंट टाइटर डेवलप हो चुका है। ऐसे लोगों से जब हम प्लाज्मा लेंगे और उनको चढ़ाएंगे तो जैसे आप ब्लड इमरजेंसी में लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो छोटे मोटे प्रिकॉशंस ट्रांसफ्यूजन करते समय लिए जाते हैं कि कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए या एनाफाइलेक्सिस ना हो जाए। वो उससे भी कम चांसेस हैं कि कोई ऐसी प्रतिक्रिया प्लाज्मा चढ़ाने से हो। तो बहुत सुरक्षित है, पहले तो मैं बता दूं। और दूसरी बात ये कोई नई थेरेपी नहीं है। नहीं, ये कितने दिनों बाद तय होगा डॉक्टर साहब? ये हम मुझे बताइए, ये कितने दिनों बाद ये तय होगा कि हाँ अब ये जो व्यक्ति है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है? ये कब कैसे तय होगा? ये कितने दिनों बाद तय होगा? और कितने दिनों बाद ये प्लाज्मा थेरेपी जो डोनर है वो दे सकता है? जी देखिए, ये बात तो जान लीजिए कि एक कोरोना की एक टाइम साइकिल है। वो टाइम साइकिल 28 दिन की साइकिल होती है। जी। उदाहरण के तौर पर पहले सप्ताह में कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है कोरोना संक्रमित व्यक्ति को, तो पहले सप्ताह में तो इससे प्लाज्मा थेरेपी इसके लिए इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। दूसरे सप्ताह में एंटीबॉडी टाइटर इसका देखा जाएगा और सफिशिएंट मात्रा में अगर एंटीबॉडी टाइटर डेवलप हो गया है, कोरोना का टेस्ट निगेटिव हो गया है, तब वो जाके इस स्थिति में होता है तो हमारा जो ब्लड बैंक है या ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट है तब उससे कहता है कि भाई आप अगर सहमति दे दें कि दूसरे संक्रमित व्यक्ति को जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, जो बेचारा कोरोना निमोनिया से जूझ रहा है, जो ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से जूझ रहा है, जो आईसीयू में भर्ती है या वेंटिलेटर पे है, ऐसे 10 से 15% लोग कोरोना के संक्रमण के होते हैं जिनको आईसीयू में भर्ती करना या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों के जब उससे निवेदन किया जाता है तो अपनी सहमति देता है। तो पहले हमें क्राइटेरिया देखना पड़ता है कि ये आदमी फिट है, अब इसकी प्लाज्मा लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है।
बहुत कड़ी परीक्षाएं होती हैं, उसकी लिवर फंक्शन टेस्ट देखा जाता है, उसकी और दूसरी स्क्रीनिंग होती है। जब वो दान देने की स्थिति में है, हम कहते हैं सर्टिफाइड डोनर हो गया, तब उससे कहा जाता है, फिर उसकी कंसेंट ली जाती है, यानी सहमति ली जाती है। ऐसा नहीं है, कोई फोर्सफुल प्रक्रिया नहीं है कि भाई तुम ठीक हो गए चलो दो अपना ब्लड, दो अपना प्लाज्मा, ऐसा नहीं है। हम लोग डॉक्टर हैं, पुलिस या वो नहीं है। तो उससे जब सहमति प्राप्त हो जाती है, पहले हम देखते हैं कि वो इस लायक हो गया कि डोनर बनने लायक है, उसको सफिशिएंट एंटीबॉडी टाइटर प्रोड्यूस हो चुका है। फिर उसकी सहमति लेते हैं, फिर प्लाज्मा लेके हम उसको फ्रीजर में रखते हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं कि किसको इस प्लाज्मा थेरेपी से फायदा पहुंच सकता है। तो ऐसे मरीज जो सीरियसली इल है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, अब कोई ये कहे कि प्लाज्मा कोरोना वायरस को मार देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई ये रामबाण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई चमत्कार कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसके पहले भी मैंने कहा कि जैसे 100 साल का इतिहास है इस प्लाज्मा थेरेपी का, सार्स और मर्स केसेस में भी 2002-3 में और 12-13 में भी इसका उपयोग किया जा गया है, अभी भी किया जा रहा है। हमारे देश में भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ सेंटर्स को अप्रूव किया है, जिसमें हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, और सौभाग्य से मैं उस टीम का हिस्सा हूं। तो अगली प्रक्रिया होती है कि आप इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी से अप्रूवल लेते हैं, पूरे उनको प्रोटोकॉल देते हैं कि ये प्रोटोकॉल अप्रूव प्रोटोकॉल है, इसके तहत हम ये काम करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको रिसर्च कमेटी जो है, एथिकल कमेटी, वो अप्रूवल देती है, और उसके बाद आप डोनर सिलेक्ट करते हैं, डोनर से लेते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, और उसके बाद आप रेसिपिएंट को सिलेक्ट करते हैं, और तब हम प्रयोग देखते हैं। अब आपका प्रश्न कि कितना कारगर, तो भविष्य के गर्त में है कि इस कोरोना वायरस में ये थेरेपी कितना कारगर होगी। ये तभी तय हो सकता है जब कुछ पेशेंट को हम ये देंगे और कुछ पेशेंट को नहीं दिया जाएगा, और दोनों का आउटकम कंपैरिजन किया जाएगा। इसको हम कहते हैं रैंडम कंट्रोल ट्रायल। ये आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा कि आखिर ये कितनी कारगर साबित हुई है। बिल्कुल, आपके पास आएंगे डॉक्टर सूर्यकांत दोबारा से, लेकिन इस वक्त सवाल मेरा डॉक्टर सुधीर गुप्ता से है। डॉक्टर सुधीर, आपसे मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, ये कितनी कारगर होगी या कितनी नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से इसका टेस्ट किया गया है, 4 मरीजों को दिया गया, 2 की जो हालत है उसमें सुधार देखने के लिए मिल रहा है, तकरीबन उनको छुट्टी मिलने वाली है अस्पताल से, तो ऐसे में क्या माना जाए? क्योंकि इससे पहले भी कई मर्तबा, जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत बता रहे थे, कि इस थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है, तो किस तरह का नतीजा रहा है और कितनी उम्मीद इससे पाली जा सकती है? हेलो जी, डॉक्टर सुधीर, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, अभी मिल पा रही है जी। डॉक्टर सुधीर, क्या आपको लगता है इस थेरेपी का जो हम जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर सूर्यकांत ने जिस तरह से बताया कि इसका पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दिल्ली में इसका कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि इस थेरेपी का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक किया जा सके, हालांकि 4 मरीजों पर कहीं ना कहीं इसको आजमाया गया और 2 मरीज जो हैं वो ठीक होने की हालत में हैं, तो क्या लगता है कि इससे आने वाले वक्त में उम्मीद पाली जा सकती है? बिल्कुल, इससे उम्मीद पाली जा सकती है। जैसे डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया कि ये थेरेपी काफी देर से चल रही है, पहले भी ट्राई की गई थी, सार्स में भी ट्राई की गई थी, MERS में भी ट्राई की गई थी, और अभी दिल्ली में भी ट्राई हुई है, जिसमें 4 में से 2 मरीज ठीक हो गए हैं, और ऐसे ही केरला में भी ट्राई की गई थी। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट रूप से ये नहीं है कि किस मरीज को कितना कारगर होगा। अभी इसमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल RCT की जरूरत है, तो उसी से पता लग पाएगा कि कौन सा मरीज को कितना फायदा होगा, किसको नहीं फायदा होगा, और ये क्या वाकई में कारगर है या नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जी का भी बयान आया है कि अभी हम अगले हफ्ते इससे ICMR से परमिशन मांगेंगे कि इसके सभी जो सिक मरीज हैं उनमें देने की अनुमति दी जाए। लेकिन उससे पहले डेफिनेटली इससे थोड़े और ट्रायल की जरूरत है, ताकि इसकी सेफ्टी और एफिकेसी दोनों को एस्टेब्लिश किया जा सके। हाँ, डेफिनेटली इससे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं तो उससे उम्मीद की किरण जरूर जाती है, और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ सफल हो गया तो जो कोरोना के सिक मरीज हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं, ARDS में हैं, उनमें डेफिनेटली फर्क आएगा इससे। ठीक है। डॉक्टर यश, अगर ये थेरेपी वाकई सफल हो जाती है, इसके नतीजे वाकई चौंकाने वाले आते हैं, तो ये कितनी बड़ी जीत होगी कोरोना पर? देखिए, अगर ये सक्सेस तो बहुत बड़ी जीत है, तो ये तो साथ में चलता रहेगा, लेकिन जो बाकी चीजें हैं साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट वो भी चलती रहेगी, और हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये वाली थेरेपी सक्सेसफुल हो जाए। अच्छे अर्ली रिजल्ट अच्छे हैं, जैसे दिल्ली के कुछ पेशेंट में मैंने और 2-3 हॉस्पिटल में जहाँ ये हो रहा है वहां पे ये लोगों से बात करी है, तो 1-2 पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे हैं और सोच रहे हैं कि वेंटिलेटर से बाहर आ जाएंगे। तो जो अभी के लग रहा है कि इसके रिजल्ट शायद अच्छे हों, तो ये अब ये समय ही बताएगा
और यदि ये रिजल्ट अच्छे आ गए तो फिर ये बहुत बड़ी चीज होगी। बिल्कुल। डॉक्टर अंकित, क्या लगता है आपको कि क्योंकि ये जो थेरेपी है, जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत भी बता रहे थे कि कितनी कारगर साबित होगी और इसके जो नतीजे हैं वो क्या आएंगे, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि ये कितनी किफ़ायती आपको लगती है? देखिए, किफायती का, क्योंकि हमें सबसे पहले बताया कि जब तक इसमें हम प्लाज्मा उन्हीं से ले सकते हैं जो ठीक हो चुके हैं, और उसके लिए भी कई स्टेप्स हैं। उनको हम पेशेंट को चुनने के लिए जो ठीक हो चुके हैं उनके भी कई स्टेप्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये केवल एक सिंगल थेरेपी के रूप में उभर के नहीं हो सकती है कि हम ये केवल मान के चलें कि केवल प्लाज्मा थेरेपी ही अभी हम इससे कर सकते हैं। हमें और भी जो एडिशनल प्रिकॉशंस हैं और एडिशनल मेजर्स हैं जो, वो सारे इनके साथ में करते रहने पड़ेंगे। और इसी के थ्रू हम देखते हुए, क्योंकि आप ये देखिए कन्वर्सल प्लाज्मा का, जैसे डॉक्टर सुकांत ने बताया कि ये 100 साल पुरानी विधि है जो यूज होते आ रही है बीच में, जो 2003 में, अभी हाल फिलहाल में 2003 में और 2009 में, 2013 में यूज हुई है और रिजल्ट आए हैं। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन थे कि जहां हमने मर्स के लिए बोल दिया कि मर्स का वायरस हुआ था तो केवल उसी के लिए किया, या जो सार्स 2003 में हुआ था उसमें भी 18% लोगों में ये यूज किया गया था। तो ये यूज पहले से भी करते हम आ रहे हैं कई पेंडेमिक में, और थोड़े बहुत जो बेहतर हुए, क्योंकि सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस इसमें हो जाता है कि वो पेशेंट्स मिलने से हम ये लेंगे और उनमें हम चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक जैसे इंडिया में भी देखा जाए कि 20.5% लोग ठीक हुए हैं। उस 20.5% लोगों में से कितने दे सकते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा जिनमें कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा थी, तो हम शायद उनको नहीं ले सकते हैं। तो कई हिंड्रेंस हैं, बट डेफिनेटली एक कह सकते हैं कि एक प्रकाश की किरण जो है वो दिखाई दे रही है। तो हमें इसमें और भी चीजें के साथ साथ में इसको भी यूज करते रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, इस थेरेपी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है? पहली बात ये मुझे समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले भी जब इस थेरेपी को इस्तेमाल किया गया है, प्लाज्मा थेरेपी को, तब ये कितनी कारगर साबित हुई है, और अब क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसकी वैक्सीन तैयार करने में पूरा विश्व लगा हुआ है, लगातार शोध हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, बावजूद इसके अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी है। तो क्या ऐसे वक्त में, ऐसे सिचुएशन में हम इस थेरेपी के ऊपर पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं क्या? देखिए, हम आपके दर्शकों को बहुत क्लियर कर दें कि ऐसा ना हो कि पूरा हम प्लाज्मा थेरेपी कहें और पूरा फोकस जो है वो मैनेजमेंट का या स्ट्रेटेजीज का प्लाज्मा थेरेपी पे चला जाए। ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। जो बचाव के तरीके हैं वो हमें फुल फ्लैज अपनाने ही होंगे, उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कहावत भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो लॉकडाउन में हमें रहना ही है, घर के अंदर रहना ही है, शारीरिक दूरी यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग अपनानी है, हाथ धोने ही धोने हैं, नमस्ते करना ही करना है, और 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होना है, और 4 भी खड़े होंगे तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े होने हैं। तो ये सब तो हमें करना ही करना है। इसके अतिरिक्त कई प्रयास चल रहे हैं, जिसमें से एक प्रयास प्लाज्मा थेरेपी भी है। और इस प्लाज्मा थेरेपी को इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि देखिए, जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो जो भी हमारे पास हथियार होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। तो एक हथियार, कई हथियारों में से एक हथियार प्लाज्मा थेरेपी भी है, और इसका उपयोग नेचुरली वेल डिफाइंड सेंटर जो सिलेक्ट किए जाएंगे उनके द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने अप्रूवल लिया होगा, जिन्होंने एथिकल क्लियरेंस लिया होगा, उनके द्वारा किया जाएगा। और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 3 सेंटर सिलेक्ट किए गए, जिसमें एक हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। और ऐसे लोगों के जब रिजल्ट आएंगे, उनकी पूल्ड एनालिसिस होगी, तब जाकर पता चलेगा कि इतना एफिकेसी रिसेट 20% है, 50% है या 70% है। इससे ज्यादा होने की तो संभावना मुझे दिखती नहीं है। तो उसके आधार पर फिर हम उसको कहां प्लेस करेंगे, नंबर 1 पे प्लेस करेंगे। नेचुरली वैक्सीन आएगी तो वो नंबर 1 पे होगी। अभी हमारा जो नंबर 1 पे चल रहा है, वो जो प्रधानमंत्री जी ने 7 सूत्र बताए हैं वो चल रहे हैं। फिर उसके बाद ये तीसरे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा, अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि टॉप 5 जो हमारे हथियार होंगे कोरोना की लड़ाई के खिलाफ, उसमें ये प्लाज्मा थेरेपी रहने वाली है। बिल्कुल। एक सवाल मेरा ये भी था आपसे कि इसका रिकॉर्ड अभी तक कैसा रहा है, क्योंकि आपने इससे पहले जिक्र किया था कि इसको पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है, तो इसका अभी तक रिकॉर्ड कैसा रहा है, और मतलब कितना इस पर विश्वास किया जा सकता है? डॉक्टर सूर्यकांत।
लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर अंकित आपसे है। डॉक्टर अंकित, आप किस तरह से इसे देखते हैं? क्योंकि हम ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, कई मरतबा इस तरह की जो थेरेपी है वो इस्तेमाल की जा चुकी है, और उस वक्त ये थेरेपी कितनी कारगर साबित हुई है? डॉक्टर अंकित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर यश, किस तरह से देखते हैं इसे? क्योंकि कई मरतबा इस तरह की जो थेरेपी इस्तेमाल की जा चुकी है, क्या लगता है कितनी कारगर उस वक्त रही है, कारगर रही है? और कोरोना जिसका विश्व इलाज ढूंढ रहा है, क्या ये कोरोना में इतनी कारगर साबित होगी? देखिए, इसका पहले आपने क्वेश्चन पूछा था, पहले ट्रैक कैसा रहा है? पहले ट्रैक अच्छा रहा, जो मर्स बीमारी थी उसमें अच्छा रहा, इबोला में अच्छा रहा, और ये ज्यादातर उनमें इस्तेमाल करते हैं जिनमें पेशेंट सीरियस हैं। तो अगर इसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट अभी आ रहे हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन एक इंग्लिश में सेइंग है, वन स्वॉलो डजंट मेक अ समर, है ना? तो इट्स अ बिट थोड़ा अर्ली है, तो हमें बहुत ज्यादा उछलने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य के साथ इसके रिजल्ट देखने की जरूरत है। जो रैंडम कंट्रोल ट्रायल है उनको देखने की आवश्यकता है, और यदि इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं तो फिर इसका नेचुरली इस्तेमाल होगा। लेकिन जो अभी तक रिपोर्ट आई है वो उत्साहजनक है। जो अभी तक लग रहा है कि लगता है कि ये हमारे तंत्र में जो बाण है उनमें से एक बाण ये भी रहेगा, ऐसा लग रहा है। और यदि ऐसा लग रहा है तो इसके अंदर हमें एक बहुत अच्छी तरह से सीरियस रिसर्च की जरूरत है। हम अपने पेशेंट्स को देंगे, आधों को नहीं, देखें किसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और हमें उम्मीद है, जो मैंने अपने कॉलीग से बात करी है, कि इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और आएंगे। लेकिन ये समय बताएगा कि ये कितना कारगर सिद्ध होगा, ये समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लेकिन डॉक्टर सुधीर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ठीक हो चुके हैं, लेकिन वो प्लाज्मा देने से डर रहे हैं। क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? क्योंकि इससे पहले ही शुरुआत में ही डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बावजूद इसके ये डर क्यों? ये हमारे देश में भ्रांति है कि हम खून देंगे तो कमजोर हो जाएंगे। खून देने से कमजोरी आ जाती है, उसके बाद बहुत ज्यादा कमजोरी है, चल फिर नहीं सकता आदमी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा हमारे साथ। तो ये जो भ्रांतियां ब्लड डोनेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, वही भ्रांतियां इसमें प्लाज्मा के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसमें ऐसा नहीं किसी को लगता हो कि अलग से प्लाज्मा दे रहे हैं। जो इसका डोनर है उसके लिए यही है कि मैं खून ही दे रहा हूँ, उस तरफ खून ही पूरा निकलेगा। तो खून देने से अभी बीमारी से उठे हैं, अभी इतना कमजोर है, अभी खून देगा तो और कमजोर हो जाएगा, ऐसे कैसे बात बनेगी, ऐसे कैसे ठीक होगा, ये फिर से दोबारा हो जाएगा। इस तरह की भ्रांतियों को लेकर जो है, ये जो हमारे हिंदुस्तानी पेशेंट हैं वो इस पर लेकर डरे हुए हैं। खून देने से कमजोरी आ जाएगी और हम उसके बाद दोबारा बीमार हो जाएंगे। तो इसमें पेशेंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, खासतौर से पेशेंट का जिसमें प्लाज्मा लेना है और जो प्लाज्मा दे सकते हैं उसके लिए फिट हैं। तो उनका एजुकेशन बहुत जरूरी है, काउंसलिंग बहुत जरूरी है कि इससे कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होता शरीर में। जो खून आप डोनेट कर रहे हैं, जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, वो कुछ दिनों में दोबारा बन जाता है। यहाँ तक कि जो खून है वो भी 3 महीने के अंदर दोबारा वापस बन जाता है। जब तक ये उनकी भ्रांतियां दूर नहीं होगी, उनकी एजुकेशन नहीं होगी, काउंसलिंग नहीं होगी, तब तक ऐसा चलता रहेगा। और ये सिर्फ अभी तो हम सिर्फ उन पेशेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन एज तक पूरे जनमानस को इसके लिए हमें एजुकेट करना होगा कि इससे कोई दिक्कत नहीं आती। आप आराम से, तसल्ली से, सेफली खून डोनेट कर सकते हैं, जिससे प्लाज्मा निकाला जा सके और इन पेशेंट से बाकी पेशेंट को दिया जा सके, उनके अच्छे होने के जो आचार हैं वो बढ़। बिल्कुल, ये भ्रांति दूर करने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल ये भी है सूर्यकांत, डॉक्टर सूर्यकांत, आपसे मेरा एक सवाल है कि किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि कई लोग जो ऐसे हैं जो डोनेट नहीं करना चाहते हैं प्लाज्मा, लेकिन ऐसे भी जो लोग हैं जिनके बॉडी में वो प्लाज्मा डाला जाता है, क्या कुछ उसका पैमाना होता है? कई बार क्या इस तरह के भी मामले सामने आते हैं कि उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती उस प्लाज्मा को? क्या कुछ पैमाना होता है जिसके मुताबिक आप ये देखते हैं कि इस शख्स का प्लाज्मा अगर इस बॉडी में डाला जाता है तो वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा? नेहा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, ऐसा है कि शोध में पहला पैमाना होता है कि आपका कॉन्सेप्ट यानी हाइपोथेसिस कितनी स्ट्रांग है जी। तो इसके पीछे जो हाइपोथेसिस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत स्ट्रांग है। दूसरा ये होता है कि क्या केस रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो फेवर कर रही हैं, वो सपोर्टिव है। जी हाँ, जितनी केस रिपोर्ट आ रही हैं वो भी फेवर कर रही हैं। तीसरा जो आपने कहा बहुत बड़ा इशू है
कि कैसे हम उन डोनर्स को कन्विंस करें कि आपका बिना नुकसान हुए किसी दूसरे का फायदा हो सकता है। बस केवल यही बात हमें उनसे प्रोपेगेट करने की जरूरत है। तो पहली बात तो है कि इलाज के दौरान जैसे हम डॉक्टर्स हैं, अगर हम इलाज कर रहे हैं तो हमारी उनकी एक बॉन्डिंग हो जाती है। उस बॉन्डिंग का फायदा उठा के हमें ये कन्विंस करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा कि पहले आपका पूरा परीक्षण किया जाएगा। जैसे ब्लड भी हम किसी डोनर से लेते हैं तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, 55 साल से उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साथ में कोई क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक बहुत सी बीमारियां वो नहीं होनी चाहिए। तो जो ऐसे ब्लड डोनेशन के क्राइटेरिया हैं वही प्लाज्मा लेने के भी क्राइटेरिया हैं। और एक एडिशनल क्राइटेरिया ये है कि आपके अंदर सफिशिएंट मात्रा में एंटीबॉडी कोरोना वायरस के अगेंस्ट होनी चाहिए। तो जब ये स्क्रीनिंग होगी डोनर की और पहले उसको बधाई दी जाएगी, उसको हम माला वाला पहनाएंगे, उसका मोरल बूस्टअप करेंगे कि देखिए इतने कोरोना से आप ठीक हो गए हैं, बहुत आपके ईश्वर की कृपा है और आप भाग्यशाली हैं। और फिर वो कहेगा डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मेहनत की। उसी समय हम इसको ये कह सकते हैं कि देखिए अब समय आ गया है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई एसोसिएटेड इलनेस नहीं है, आपकी डायलिसिस नहीं हो रही, आपका किडनी फंक्शन ठीक है, आपका लिवर ठीक है, आपके सब चेकअप किए जा चुके हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं और आपके अगेंस्ट कोरोना के अगेंस्ट आपकी बहुत अच्छी इम्यूनिटी हो गई है। उसका भी हमने टेस्ट किया है, आपका एंटीबॉडी लेवल बहुत अच्छा है। आपको अब आप इस स्थिति में हैं, अब आप लेने की स्थिति में नहीं, अब आप देने की स्थिति में आ गए हैं। अब आप समाज को कुछ दीजिए। और आप समाज को क्या दे सकते हैं? आप अपना प्लाज्मा दे सकते हैं, जो किनके काम आएगा? डॉक्टर साहब के काम नहीं आएगा, अस्पताल के काम नहीं आएगा, मीडिया वालों के काम नहीं आएगा, पुलिस वालों के काम नहीं आएगा। किसके काम आएगा? आपके वही भाई बंधुओं को काम आएगा जो आपकी लाइन में पीछे खड़े हैं। बस आप ठीक हो चुके हैं और वो ठीक होने के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आप थोड़ी उनकी मदद करिए। अपने प्लाज्मा थेरेपी उनको होगी तो उनकी भी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी, वो लड़ाई कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ सकेंगे और आपकी तरह वो भी लड़ाई को जीत सकेंगे। ये एक मोटिवेशनल काम है, उसको हमें करना होगा, तभी जाकर हमको ये काम करना होगा, हम तभी इस थेरेपी को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे तय होगा कि अगर जो आपने प्लाज्मा ले लिया वो दूसरी बॉडी को एक्सेप्ट कर ही लेगा या उसकी बॉडी उस प्लाज्मा को एक्सेप्ट कर ही लेगी? देखिए ऐसा है कि ब्लड और प्लाज्मा में क्या अंतर है, पहले आप ये समझिए। जी जी जी। ब्लड और प्लाज्मा में ये अंतर है कि ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। बिल्कुल। और ब्लड में ग्रुपिंग होती है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है। ये जो प्लाज्मा होता है ये एक तरल पदार्थ है। तो जितने बाकी के कंपोनेंट हैं वो अलग करके प्लाज्मा निकाला जाता है और इसके बावजूद भी ये ध्यान रखा जाता है कि कोई रिएक्शन ना हो। तो ऐसी ब्लड ग्रुप जैसी क्रॉस मैचिंग तो नहीं इसमें होती है, कि उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी छोटी मोटी रिएक्शन, हाँ छोटी मोटी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं ट्रांसफ्यूज करते समय, तो उनकी प्रिकॉशंस ली जाती हैं। लेकिन और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जैसा ब्लड डोनेशन के समय होता है कि, और वैसे भी ब्लड डोनेशन भी आजकल जो होता है वो तो खैर दूसरा कॉन्सेप्ट है। ब्लड आपका ले लिया जाता है, फिर तय किया जाता है कि उसी ग्रुप वाले को किसी दूसरे को दिया जाए। इस प्लाज्मा तो केवल पानी है, तरल पदार्थ है, उसमें कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ उसमें एंटीबॉडी पाई जाती हैं। जी जी जी। तो ये एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के काम है, कोई निगेटिव काम नहीं करती हैं। ठीक है डॉक्टर यश, क्या अगर कोई डोनर दोबारा डोनेट करना चाहता है प्लाज्मा तो क्या वो कर सकता है? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड की तरह नहीं है, ये आप एक हफ्ते में 2 बार भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका देने से डोनर को कोई नुकसान नहीं है। ये एकदम जल्दी चल के पानी की तरह जल्दी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी नुकसान देने वाले को नहीं होता है। और सामने वाले जो उसको ये रेसिपिएंट है उसको हो सकता है बहुत बड़ा फायदा हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है और ईश्वर ने आपको अच्छा किया, आपकी किस्मत अच्छी बनाई कि आपको बीमारी हुई, आप ठीक हो गए। तो ये आपका बिल्कुल सामाजिक फर्ज बनता है कि आपके वो लोग जो अभी ठीक नहीं हुए, ये आपका दायित्व है, ये आपका फर्ज है, ये आपकी ड्यूटी है अपनी तरफ, लोगों की तरफ, आपके समाज की तरफ, आपके देश की तरफ, कि ये आपको ब्लड, अगर कोई डॉक्टर कहते हैं ये डोनेट करिए प्लाज्मा, तो आपको जरूर करना चाहिए। आपको आगे बढ़ के आना चाहिए कि डॉक्टर साहब 1 नहीं 2 बार ले लो, क्योंकि ये आप, जो कि न केवल आप उस मरीज को ठीक कर रहे हैं, आप ये बढ़ने से भी रोक रहे हैं।
बाकी और लोगों को भी नहीं होगा, क्योंकि एक ठीक होगा तो दूसरों को भी नहीं फैलेगा। तो ये बहुत बड़ी ड्यूटी है, ये तो पूरी करनी ही है, ये आपको पूरी करनी ही है। अगर जरूरत है तो आपको देना ही चाहिए, इसमें कोई शक और शुबा वाली बात होनी नहीं चाहिए। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, दूसरे को फायदा होगा। ठीक है। डॉक्टर सुधीर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा खर्चीली तो ये थेरेपी नहीं है, तो ऐसे में अगर हम प्लाज्मा थेरेपी की बात करें तो कितनी किफ़ायती है, क्या बहुत ज़्यादा खर्चीली ये थेरेपी तो नहीं है? क्योंकि एक तरफ आपके सामने ही है कि देश आर्थिक हालात किस तरह से देश में है और लगातार कोरोना से जंग लड़ना एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। ऐसे में दूसरी तरफ दुकानों को खोलना और तमाम तरह के फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं, लेकिन इस बीच आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कोई भी थेरेपी अगर इस्तेमाल की जाएगी तो आर्थिक तौर पर ये कितना इफेक्ट करेगी या कितना प्रभाव डालेगी सरकार पर, ये भी बहुत मायने रखता है। तो क्या ये जो थेरेपी है बहुत ज्यादा किफायती तो नहीं है? ये प्लाज्मा थेरेपी मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा किफायती होगी। अभी तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, कुछ सिलेक्टेड पेशेंट को ही दिया जा रहा है, तो इसके रिसर्च प्रोटोकॉल के अंडर अभी तो इस थेरेपी की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर कमर्शियल यूज में आती है और प्राइवेट सेंटर में भी जाती है, भगवान करे कि थेरेपी सक्सेसफुल हो जाए और जो कोरोना के अत्यधिक सिक मरीज हैं, जो ARDS से पीड़ित हैं, वेंटिलेटर पर हैं, उनको उम्मीद की किरण नजर आए, तो इसके ऊपर जो खर्चा है वो इसका ब्लड प्रोसेस करने का, उसके बाद डोनर के ऊपर टेस्टिंग करने का, रिसिपिएंट के ऊपर टेस्टिंग करने का, डेफिनेटली कुछ ना कुछ खर्चा तो आएगा। लेकिन अभी कितना होगा ये सब कुछ बाद में ही पता लगेगा जब ये कमर्शियल लेवल पर आएगी। लेकिन अभी तो रिसर्च प्रोटोकॉल में है, इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि कितना खर्चा आएगा, क्या क्या रिसर्च प्रोटोकॉल में क्या क्या इसका प्रोटोकॉल बनता है और उसमें किस तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्या टेस्ट होते हैं, किस तरह से होते हैं, क्या क्या इसके स्क्रीनिंग क्राइटेरिया रहेगा, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना खर्चा आएगा और कितने किफायती रहेगा। ठीक है। डॉक्टर सूर्यकांत, कितने खर्चीली ये थेरेपी आप मानते हैं, क्योंकि आप बहुत गहनता से देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, कितनी खर्चीली है ये थेरेपी? देखिए नेहा जी, मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो इस थेरेपी के लिए, इस ट्रीटमेंट के लिए किसी भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जहां आपका ब्लड बैंक की सुविधा है, जहां ब्लड डोनेशन की सुविधा है, जहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जा सकता है, नंबर एक। तो इसलिए आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, नए मैन पावर की भी जरूरत नहीं है। वही डॉक्टर्स जो ब्लड बैंक के काम में लगे हुए हैं, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को काम में लिया जा सकता है। तीसरी बात कि क्या नए उपकरण की जरूरत पड़ेगी, नए इक्विपमेंट की, वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर ये ज्यादातर ब्लड बैंक में और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि नए ट्रीटमेंट में खर्चा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, मैन पावर क्रिएट करने का, इक्विपमेंट लाने का, ये खर्चा इसमें बिल्कुल नहीं है। केवल मामूली खर्चा इसी बात का है कि आपको कुछ कलेक्शन सैंपल टूल्स चाहिए, किट्स चाहिए, फिर आपको डीप फ्रीजर भी ऑलरेडी होता ही है, उसमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए प्लाज्मा रखने के लिए, और ट्रांसफ्यूजन कुछ सेट्स चाहिए। तो बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता नहीं कि ये बहुत खर्चीली व्यवस्था है, बहुत आसानी से है। हमारे देश में भी इसको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से चलाया जा सकता है। किसी भी डेवलपिंग कंट्री में ये काम किया जा सकता है, हमारे देश और प्रदेश में भी बड़े आसानी से किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, ठीक है, कोरोना मरीजों की हम लगातार बात करें, लेकिन कुछ मरीज ऐसे, कुछ % है जो मरीज सीरियस कंडीशन में होते हैं, क्या उस कंडीशन में भी प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल की जा सकती है और वो कितनी कारगर हो सकती है? रादर नेहा जी, उन्हीं में ये इस्तेमाल की जाएगी जी। देखिए, कोरोना के लगभग 25% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई लक्षण ही नहीं होता, इनको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। बाकी 75% जो होते हैं उनमें से भी 81% ऐसे होते हैं जिनको माइल्ड सिम्टम होते हैं, यानी छोटा मोटा जुकाम, गले में खराश हुई, खांसी आई, हल्का फुल्का बुखार आया और वो ठीक हो गए। उनको भी केवल 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, जिनमें कुछ में कोविड निमोनिया हो जाता है, कुछ में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, कोई शॉक में चला जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, किसी की सांस की गति ज्यादा बढ़ जाती है, किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन काफी कम हो जाता है। ऐसे लोगों को हम भर्ती करते हैं और उनकी, ये वही लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो वास्तव में ये हमें ये टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है कि इनमें से कितनों की इम्यूनिटी कमजोर है, कौन प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो इनको भर्ती करना पड़ा है वो वास्तव में वही मरीज हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो
वही हमारे कैंडिडेट हैं, रेसिपिएंट हैं, प्रोबेबल रेसिपिएंट हैं, जिनको हम प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि सिलेक्शन में कोई दिक्कत आएगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जो सीरियस हैं, जिनकी सांस ज़्यादा फूल रही है, जिनकी ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है, जिनकी नब्ज बहुत तेज चल रही है, जिनका शॉक में चले गए हैं और जिनको की वेंटिलेटर या आईसीयू फैसिलिटी की जरूरत है, ऐसे ही लोगों में वास्तव में प्लाज्मा थेरेपी कारगर है। और फिर हमें देखना पड़ेगा डोनर्स, और डोनर्स मिल जाते हैं तो हम ऐसे पेशेंट में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अंकित, सवाल ये है कि प्लाज्मा थेरेपी को कारगर तरीके से लागू करने के लिए, अगर ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है, तो पूर्णतः इसको लागू करने के लिए इसमें डॉक्टर्स की बहुत बड़ी और अहम भूमिका रहती है। जैसे कि डॉक्टर सूर्यकांत ने पहले भी कहा था कि एक मोटिवेट करने की यहाँ पर जरूरत होगी, और ये अगर कर सकते हैं तो सिर्फ डॉक्टर्स कर सकते हैं, कि डोनर्स को आप किस तरह से मनाते हैं कि आप किसी और का भला कर सकते हैं और बिना कुछ किए बस आपको प्लाज्मा डोनेट करना है। तो ये जो एक चुनौती अगर डॉक्टर्स के सामने आती है तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, जैसे पूरे प्रोग्राम में बातें हुई हैं कि अभी भी ब्लड डोनेशन को लेके भारतवर्ष में काफी ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं और बहुत तत्परता से लोग इसमें आगे नहीं आते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। लेकिन हम जिस तरह के पेशेंट्स जो हैं, जो कोविड से ठीक हो रहे हैं, उनको मालूम है कि ये बीमारी किस तरह से है। हम उनको, अगर वो ठीक हो रहे होते हैं तो उनको हम ये बार बार यही समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, आप अगर ठीक हो रहे हैं, आपकी ब्लड से हमारे कितने और पेशेंट्स का भला हो सकता है, और जो आपको भगवान ने आपको अगर ठीक किया हुआ है तो आप भी किसी दूसरे को ठीक करने में हमारी मदद करें, और ताकि हम उस पेशेंट को भी किए। तो इसमें मोटिवेशन के साथ साथ में और ब्लड डोनेशन के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं कि कमजोरी नहीं होती हैं, आपको कोई अब दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेंगे, ये सारी चीजों को बार बार उनको बताते रहना पड़ेगा, और तभी ये मेरे ख्याल से जो हमें एक मात्रा में हम ये प्लाज्मा का इकट्ठा कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर सुधीर, इस वक्त पे जो हालात फिलहाल देश में हैं, हालांकि बाकी देशों की अगर हम तुलना करें तो बहुत बेहतर हालात में फिलहाल भारत है, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस वक्त ठीक है, तमाम तरह की थेरेपीज हैं, उसका आप इस्तेमाल करिए, उसको आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो कैसा है, लेकिन इस वक्त वैक्सीन की कितनी आप जरूरत समझते हैं कि कोरोना से लड़ाई के लिए वैक्सीन का होना अभी बहुत जरूरी है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। डॉक्टर सुधीर, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ। तमाम तरह की वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, हम प्लाज्मा तमाम तरह की थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस काम में पूरा विश्व लगा हुआ है, डॉक्टर्स बड़े बड़े लगे हुए हैं, लगातार शोध किया जा रहा है और एक वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है कि इस वक्त देश में ही नहीं बल्कि विश्व में वैक्सीन की कितनी बड़ी जरूरत है? वैक्सीन की इसमें काफी जरूरत है। कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के तीन ही तरीके हैं। एक, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, इसकी ट्रांसमिशन दूसरे आदमी तक नहीं होगी तो कुछ दिनों में कोरोना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं हो रहा है। ये हाईली कंटेजियस डिजीज है, जिससे एक से दूसरे को दूसरे तीसरे में कोरोना हो रहा है, और इसका जो है आंकड़े, विश्व भर के आंकड़े से हम देख सकते हैं कितनी तेजी से फैल रहा है। दूसरा तरीका इसका यह है कि हर्ड इम्यूनिटी बने। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जो बहुत सारे लोग, देखिए 70 से 80% लोग इससे इन्फेक्ट हो जाएं, ठीक हो जाएं, और उनके अंदर ऑटोमेटिक इम्यूनिटी बन जाए, जिससे दोबारा इन्फेक्ट ना हो। तो बाकी जो 15-20% लोग हैं उनको भी बचाएं, क्योंकि ये इससे कोरोना फैलने का जो तरीका है, वो जो रास्ता है वो कम हो जाएगा। लेकिन सबसे कारगर तरीका रहेगा वो है वैक्सीन का। वैक्सीन भी वही काम करती है जो हर्ड इम्यूनिटी काम करती है। वैक्सीन में जो है कोरोना के जो अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए जाते हैं, वैक्सीन देकर हम एंटीबॉडी बनाते हैं लोगों के, तो इससे 10 लोगों के बीच में और दूसरे लोगों के बीच में एंटीबॉडी बन जाएंगे, जिससे कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। और वैक्सीन केवल कोरोना की नहीं, बहुत सारी बीमारियों में भी यूज होती है। जैसे बच्चों का टीकाकरण होता है, उसमें भी इसका पर्पस यही होता है कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता शरीर के अंदर पाली जाए। तो कोरोना की वैक्सीन से भी यही काम होगा, और इसी वैक्सीन से ही मुझे उम्मीद है कि जब तक वैक्सीन पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती, बहुत सारे लोगों को लग नहीं जाती, तब तक कोरोना पर काबू पाना मुश्किल लगता है, और वैक्सीन की बहुत ही सख्त जरूरत है।
तो वैक्सीन की बहुत सख्त ज़रूरत है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन इसकी तैयार की जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ जिस प्लाज्मा थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोशिश यही है कि जल्द से जल्द तमाम उन मरीजों को ठीक किया जा सके जो वाकई क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, और कोशिश यही है, इस कोशिश के साथ ही इसको कितना कारगर समझा जाए इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। ये भी डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत ज़्यादा कारगर और बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से नहीं पालनी चाहिए, लेकिन हाँ, इसके रिजल्ट अभी जब तक सामने नहीं आते तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।